अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ करेंगे और इस अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ कि ये जो माहौल है इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि मोहताजों, गरीबों, नादार, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। और ये इस्लाम का अहम फरीज़ा भी है। अगर आप किसी की मदद करेंगे, अगर आप किसी की दिलजोई करेंगे और अगर आप उसका मुश्किल वक्त में साथ देंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर कर देगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि हमारी मदद के मुस्तहिक होते हैं। हमने करना क्या है, हम उन्हें तलाश करने की कोशिश करें, उनकी जो ज़रूरियात है उनको जिस हद तक हम पूरा कर सकते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी नेकी का मौका हम हाथ से जाने ना दें। ये वक्त ऐसा है जहां नेकी करने का अगर आप सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी देगा और अल्लाह ताला आपको उसमें मदद भी देगा। तो हम सब ने एक अच्छी सोच के साथ, एक मजबूत सोच के साथ इस सूरत हाल में जो वबा कोरोना के हवाले से फैली हुई है उसमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, ताकि इस वबा का मुकाबला हम जल्द अज जल्द कर सकें, दूर कर सकें और जो लोग परेशान हैं उनको कुछ हद तक तसल्ली या उनको कुछ हद तक हम फैसिलिटेट कर सकें। इसी बात के साथ आगाज करते हैं शो का। कोरोना की क्या सूरत हाल है मुल्क भर में, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं। हमारे नुमाइंदे सखर और मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे। सज्जाद पाशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें सखर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद आसिफ। सबसे पहले सखर से रुख कर लेते हैं और बात करते हैं सज्जाद पाशा से। तो बताइएगा कि अब तक सखर में जो कोरोना से मुतासिर अफराद हैं उनकी तादाद कितनी हो गई है और ओवरऑल सिंध में कितने फिगर्स हैं अभी? देखिए, अगर हम बात करें सिंध हुकूमत के आदादो शुमार की तो जो है वो इस वक्त सिंध में जो है वो 2217 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 236 ऐसे हैं जो नए केसेस हैं। इनमें 581 ऐसे अफराद हैं जो रिकवर कर कर वापस अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि 47 अफराद की डेथ हुई है, जिनमें एक सखर, 3 हैदराबाद और बाकी जो है वो उनका ताल्लुक कराची से, उनकी डेथ हो गई है। जबकि अब इस वक्त जो करंट जो एक्टिव जो केस हैं वो 1589 हैं। और इसके अलावा अगर मैं लोकल ट्रांसमिशन की बात करूं तो इस वक्त लोकल ट्रांसमिशन जो है वो 1881 केसेस जो है वो है लोकल ट्रांसमिशन के। और इसके अलावा 21,272 अफराद के जो हैं वो अब तक सिंध में टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम मजमूई तौर पर सखर की बात करें तो तफ्तान बॉर्डर से जो मुसाफिर आए थे वो 1050 से जायद आए थे, जिनमें जो है वो 326 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। और जो है इनमें तबलीगी अफराद, जमात के अफराद भी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन तफ्तान बॉर्डर के अब जो है वो सिर्फ 2 ही ऐसे मुसाफिर हैं जो करंटीना सेंटर सखर में मौजूद हैं, जो अब तक सेहतियाब नहीं हो सके हैं। जो तबलीगी जमात के 400 अफराद थे उनमें से जो है वो 52 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो उसकी तस्दीक भी की गई थी और उसके बाद जो है वो उन्हें करंटीना सेंटर सखर में मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब इस वक्त जो मुल्तान का रुख करते हैं, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? एक तो ये बताइएगा मोहम्मद आसिफ के मुल्तान में अब तक जो मरीजों की तादाद है वो कितनी हो गई? दूसरी बात ये कि निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में बड़ी तादाद में जो है ना वो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे, उनके क्या फिगर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो मुल्तान में भी कोरोना की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले आपकी अगर बात की जाए तो पंजाब में इस वक्त 3300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 672 केस रिकवर होकर लोग वापस जा चुके हैं और 115 नए केस कल जो सामने आए हैं कोरोना वायरस की वजह से। और इस तरह पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 37 अमवात हो चुकी हैं। अब अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में निश्तर अस्पताल के जो एमएस डॉक्टर शाहिद बुखारी ने कल हमसे गुफ्तगू करते हुए बताया था कि 61 केस जो है मुल्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड है। 3500 से जायद जो है उनके टेस्ट किए गए थे, जिनमें 61 में जो कोरोना वायरस है उसकी तस्दीक हुई थी। इसके अलावा जिसमें 27 डॉक्टर भी शामिल है, 4 पैरामेडिकल
पैरामेडिकल के स्टाफ के मेम्बरान शामिल है, 3 नर्सेस भी इस में शामिल, और इस तरह तमाम जो ये डॉक्टरों समेत तमाम जो मरीज हैं, और तैयब रजब उर्दगान जो मुजफ्फरगढ़ का हॉस्पिटल है वहाँ पर इनका इलाज जारी है। दूसरी जानब जो करंटीना सेंटर बनाया गया था तबलीगी जमात के लिए अब्दाली मस्जिद, वहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो रिकवर होकर वापस जा चुके हैं। उनमें 300 से ज़ायद जो तबलीगी जमात के जो मेम्बरान थे उनको अब्दाली मस्जिद में करंटीना सेंटर में मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 111 कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। बाकी तमाम मेम्बरान को जो अब्दाली मस्जिद से कल रिकवर होने के बाद वापस भेज दिया गया, और जो अब्दाली मस्जिद है उसको बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सज्जाद बादशाह, आपने हमें सखर से अपडेट किया। मोहम्मद आसिफ, आप हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह करे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जहां पर हम कोरोना की बात है वहां पर हमने देखा था कि जुनून बैंड के जो मारूफ गुलकार हैं गिटारिस्ट सलमान अहमद, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया था। अमेरिका से जो थे वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, और अब उनका जो है ना वो आखिरी दिन है, तो अपने घर में ही उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। अब उनकी तबीयत कैसी है और उस हवाले से उनसे बात करते हैं कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं और ओवरऑल जो उन्होंने वक्त गुजारा, क्या एक्टिविटी उनकी ओवरऑल रही। बात करते हैं सलमान अहमद को, वेलकम करते हैं। सलमान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपकी तबीयत कैसी है और ओवरऑल जो आपका वक्त गुजरा वो कैसा रहा। शुक्रिया रमशा, आपका बहुत बहुत। जैसे आपने कहा कि आज 18 अप्रैल को मेरी जो ये क्वारंटीन है वो आज शाम को ख़त्म हो जाएगी। 4 अप्रैल को मैं क्वारंटीन शुरू की अपने घर में, ये ऊपरली मंजिल है, यहाँ बैठा हूँ, और एक 14 दिन का दंगल हुआ है कोरोना के साथ, कुश्ती पूरी हुई है, जिसमें 3-4 दिन तो मुझे लग रहा था कि कोरोना ने आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्या आपका टेस्ट अब होगा क्या, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है, शाम में वो वक्त खत्म होगा, तो ये कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टेस्ट करवाएंगे? जी रमशा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पीसीआर टेस्ट भी और दूसरा जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि न्यूयॉर्क जहां मैं हूं, ये समझ लें कि इस कोरोना वायरस की गढ़ है, आग की तरह यहाँ फैला हुआ है। इधर 14,000 से ज़्यादा लोग जो हैं फौत हो चुके हैं, 1,80,000 केसेस के करीब हो चुके हैं, और इधर ना टेस्ट मिलता है, ना वेंटिलेटर मिलता है, ना या ग्लव्स मिलते हैं। ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है ना, जो बहुत जरूरी है क्वारंटाइन में पहनना, N95 का मास्क, ये साउथ कोरिया से ऑर्डर करना पड़ा, और इतनी तेजी से लोग जो हैं ये कोरोना वायरस में उसकी इन्फेक्शन में मुब्तला हुए हैं कि ये सारों का केयर नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट मैंने बड़ी मुश्किलों से, पाकिस्तानी डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक टेस्ट जो पीसीआर टेस्ट होता है, ये नाक में डालते हैं, नेजल स्वाब, उसके लिए मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, और उसका फिर रिजल्ट देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे क्वारंटीन के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि एक दंगल हुआ है कोरोना के साथ, एक कुश्ती हुई है, अब मैं जो हूँ भोलू पहलवान की तरह फील कर रहा हूँ। बिल्कुल सलमान, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। क्वारंटाइन पीरियड आपका कैसा गुजरा? और जाहिर सी बात है कि अब बिल्कुल परेशानी भी होती है, एक तो मुल्क से भी दूर हैं और दूसरी बात ये अकेले हैं। जी रमशा, यकीन माने कि जब इंसान पे आती है इस तरह करके एक वबा, जो मेरी ज़िंदगी में, ना मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में कभी किसी ने देखा होगा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन होगी, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना कोरोना, सारे चैनल्स कोरोना पे बात कर रहे हैं। मतलब न्यूयॉर्क जहां मैं पला बड़ा हुआ हूँ, बचपन में स्कूल में गया हूँ, कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि सड़कें सुनसान होंगी। आसमान में जहाज नजर आते थे, 10-10 जहाज, दिन में कोई जहाज नहीं है, और लोग जो है वो खौफ के एक खौफ की मुब्तला है बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले जो मैं बताऊंगा कि अल्लाह में यकीन, मेरा ईमान है, कुरान, नमाज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जिनमें उन्होंने कहा कि अगर वबा आए तो आप उसी शहर में रहें, कहीं बाहर ना जाएं, बैठना खड़े होने से बेहतर है, खड़ा रहना भागने से बेहतर है। तो वो सारा प्रैक्टिस किया। फिर अपनी ग़िज़ा में, जो मेरी ग़िज़ा थी, उसमें लहसुन, अदरक, हल्दी, प्याज,
जरूर रोज लिया। फिर मेरी वाइफ डॉक्टर समीना ने ये कलौंजी के जो सीड्स होते हैं, ये कलौंजी 6 सीड्स गर्म पानी में डाल के वो पिलाया। सुमक जो है वो घोल के गर्म पानी में पिलाया। शहद, नींबू जिसमें विटामिन सी, ए और सी है, एंटीऑक्सीडेंट, वो पिलाई। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं, मेरी जो वैक्सीन मिली है मुझे जो पूरी दुनिया से लाखों पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो और मेरे है, उन्होंने इतने पैगाम भेजे मुझे कि मैं उनका सारी जिंदगी शुक्र अदा करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकूंगा कि आपने मेरी इतनी हौसला की। सही बात। तो बिल्कुल सलमान, आप लोगों की रहनुमाई इस हवाले से भी कीजिएगा कि इसमें शिकार होने की एक तो अलामात क्या है, कैसे मालूम हो सकता है कि उसको कोरोना हो गया है, और इसमें फौरी तौर पर खुद को आइसोलेट करना कितना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपने भी किया। जी रमशा, देखिए जो कोरोना के ये जो सिम्टम्स है ना, आसार, ये बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिस तरह के जुकाम नहीं होता। जुकाम शुरू ये होता है इस तरह करके कि आपको गले में बलगम, हल्की सी खांसी, आपको बुखार भी हो सकता है, सर दर्द या बदन में दर्द होगा, ठंडे पसीने आ सकते हैं। और जो मुझे पहला जो सिम्टम था वो था चक्कर आने शुरू हुए थे। ये 2 अप्रैल को मुझे कभी जिंदगी में चक्कर नहीं आए और मुझे चक्कर आने शुरू हुए। अगर आपको ये गला खराब, खांसी, छींकें, बलगम, अगर आपका सांस खराब हो रहा है ना, इस वक्त तो सिर्फ सोचें कोरोना। क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि यहाँ बदकिस्मती से न्यूयॉर्क में एक खातून की बहन इसी तरह, उसको ना खांसी जुकाम होना शुरू हुआ तो वो अस्पताल गई। उन अस्पताल वालों ने उसको पहले कहा कि तुम्हें ब्रोंकाइटिस है, तुम चली जाओ घर चली गई। जब उसका सांस खराब होना शुरू हुआ तो फिर अस्पताल गई, तो उन्होंने उसको कहा तुम्हें निमोनिया है, तुम्हें कोरोना नहीं है। वो बेचारी फिर घर चली गई। जब उसको सांस बिल्कुल खत्म होने वाला था और वो वेंटिलेटर पे जाने के लिए तैयार हुई, तो वो जब अस्पताल पहुंची तो वेंटिलेटर ही नहीं थे और वो फौत हो गई। तो इसकी हिफाजत सिर्फ वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। घर में अगर आप अपने आप को महदूद कर सकते हैं तो करें। अगर फर्ज करें आपके घर में 6 से लेके 10 लोग 2 छोटे कमरों में हैं, तो मेरी तरह ये मास्क पहने, घर में पहने। क्योंकि ये जो वबा है, ये बीमारी है, ये आग की तरह फैलती है। इसके जरासीम एक से दूसरे से 4 से 8 से 16 तरह करके ये फैलती है। सही कह रहे हैं सलमान, क्योंकि इतनी खतरनाक है और जिस तरह से आपने कहा ना कि आग की तरह फैल रही, तो लोगों को इसको सीरियस भी लेना होगा। और दूसरी तरफ ये कि एक तो समझ नहीं रहे लोग, अभी तक बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। बार बार यही बात होती है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। पैनिक ना हो, स्ट्रेस में ना आए। एक तो पैनिक से कैसे बचे, किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपने भी की होंगी प्रैक्टिस कुछ? जी रमशा, देखिए मैंने क्या किया कि इन 2 हफ्तों में बजाय कि मैं रोना शुरू कर दूं या अफसुर्दा हो जाऊं कि मुझे क्या हो गया, मुझे अल्लाह ने जो खुदादाद सलाहियत दी है, मौसीकी की दी है। तो मैंने तो अपने 2 हफ्ते एक तराना बनाया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जिसका नाम है तुझे सलाम। अब मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में शायद एक तराना ना बना सकें, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि जो अगर आप कुरान पढ़ना चाहें, ये जिस तरह इत्तिकाफ में लोग जाते हैं ना, अगर आपका दीनी या रूहानी रुख है तो इत्तिकाफ में चले जाए। सूरह रहमान जो है 3 दफा रोज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अच्छा 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ें, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा उसमें मतलब कि ना हिकमत है, इतनी ज्यादा हिकमत है। और कि आपको एक तो रूहानी भी तौर पे आप बहुत वो मजबूत फील करेंगे, और दूसरी चीज है आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। सही बात है। आपका जहन अपनी बीमारी से एक और तरफ जाएगा। तो घर में रीडिंग करें। देखिए आजकल जिस तरह मैं आपके साथ स्काइप पे बात कर रहा हूँ, तो अगर फोन पे आप अपने दोस्तों, उन लोगों से जब आप जिनको आपके पास वक्त ही नहीं मिलने का, आप उनसे बात कर लें तो आप बेहतर हो जाएगा उसके। सही।
तो सलमान, आपने ये भी बताया कि काफ़ी अच्छा आप वक्त गुजारें और बड़ी अच्छी आपने एक्टिविटीज़ भी बताई कि वाकई जिन लोगों को वक्त नहीं मिला वो ये कर सकते हैं, तो उनका ये वक्त भी अच्छा गुजरेगा और अल्लाह ताला से करीब होने का मौका भी है। तो सलमान, आपने बताया कि नगमा भी आपने तैयार किया इस क्वारंटाइन पीरियड में, कब रिलीज़ होगा, कब हम इसको सुन सकेंगे? शुक्रिया रमशा। देखिए, मैंने पाकिस्तान को ना हमेशा शुरू से ही, जब से मैं मेडिकल कॉलेज में था तो जुनैद जमशेद के साथ मिलके दिल दिल पाकिस्तान का तराना पाकिस्तान को दिया। फिर जब मैं जुनून में आया तो जज्बा जुनून दिया। और ये दोनों तराने जो हैं, दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून, समझें कि एक कौमी तराना की तरह पाकिस्तान के लिए बन गए हैं। तो इस क्वारंटीन के दौरान मैंने ये सोचा कि अगर हमने हौसला अफजाई करनी है तो किसकी करें, जो सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का है, और वो है नौजवान। रमशा, आप जानती हैं कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो हैं 70% हमारी आबादी का हिस्सा है। तो ये तराना उनके लिए लिखा, उनके लिए कंपोज किया। फिर मैंने मेरे जो सारे आर्टिस्ट दोस्त हैं दुनिया में और पाकिस्तान में, उनको मैंने भेजा उसका सांचा। मैंने कहा कि ये मैं बना रहा हूँ, आप अपनी आवाज साथ शामिल करना चाहेंगे? तो मैं तो दंग रह गया। कहाँ टीना सानी, महविश हयात, साहिर अली बग्गा, नूरी ग्रुप, क्या बात है, नबील शौकत, इतने ज्यादा आर्टिस्ट में बता, इसमें तकरीबन 100 लोग हैं, 100 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया है, जिसको मैं अभी आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में इसका वीडियो भी नशर करूंगा। और आप देखेंगे कि ये सारे आर्टिस्टों ने जो कायदे आजम का पैगाम था ना, तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो आपको नजर आता है। ये बात कहना, ये सारे जमा हुए पाकिस्तान के लिए, तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपके सब नाजरीन को जिन्होंने मेरा सोचा, और आपके चैनल्स ने, पाकिस्तान के सारे चैनल्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सलमान साहब, जाते जाते लोगों को क्या पैगाम देंगे? और आपको भी हम विश करते हैं कि जल्द से जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, टेस्ट भी करवा लीजिएगा, तो पैगाम क्या देंगे आप लोगों को? रमशा, मेरा पैगाम जो है ना, वो ये है कि हर अल्लाह कोई भी आजमाइश लेता है तो उसमें कोई मकसद है। तो इसका मैं सोचता हूँ कि क्या मकसद है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बिल्कुल लगता है कि एक जोर से हंटर मारा है और रोक दिया है, पूरी दुनिया को रोक दिया है। अमेरिका जैसा मुल्क, उसकी इकॉनमी के घुटने टेक दिए हैं। बड़े बड़े मुल्क, ममालिक, आप देखें कि इस वबा ने प्रिंस चार्ल्स से लेके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से लेके हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से लेके कितने किसी के फर्क नहीं देखा कि ये काला है, नीला है, पीला है, अमीर है, गरीब है। ये वबा सारों को लगी जाके। तो इसमें सोचना ये पड़ता है, सोच क्या आती है कि ये क्या, अल्लाह क्या चाह रहा है। मैं समझता हूं कि अल्लाह चाह रहा है कि हम अमन के साथ, हम प्यार के साथ, रवादारी के साथ जिंदगी, और जो कहते हैं ना कि ये जो पैसे की दौड़ थी ना, पैसे की दौड़, और कि कौन सबसे ज्यादा मशहूर है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये बिल्कुल बेमानी चीजें हैं, बिल्कुल बेमानी चीजें। और मेरी जिंदगी बदल गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। मैं तो देख रहा हूं कि मैं दुनिया की क्या खिदमत कर सकता हूं। आज से लेके मेरी मौत तक मैं यही सोचूंगा कि मैं लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूं। ये ना सोचूं कि मेरा क्या इसके अंदर है, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर। तो ये मेरा पैगाम है कि आप भी सोचें कि आप वो लोगों की क्या मदद कर सकते हैं इस टाइम में। अगर आप सिर्फ महदूद ही रह सकते हैं, बुजुर्गों का ख्याल कर सकते हैं, फूड राशन दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी भी चीजें हैं। और आप अपना ख्याल रखें। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलमान, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी एक तो मोटिवेशनल गुफ्तगू आपसे रही, और दूसरी बात है कि आपने अपने इस क्वारंटाइन पीरियड को, अपनी इस बीमारी को लाइफ चेंजिंग जो है ना वो समझा है, और बिल्कुल अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक मोटिवेशन और एक नई जज्बे के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच सलमान, और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हों। आपका टेस्ट भी आप करवाइए ताकि जो भी शक व शुबात और इबहाम है वो सारे दूर हो जाए। आपकी सेहत हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सलमान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ते हैं जो हम बात करते
करते हैं कोरोना केयर के हवाले से। जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें डॉक्टर इरम शाकिर कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और साथ साथ मेरे साथ कराची स्टूडियो में रोमान रईस मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं। वेलकम टू द शो रोमान। सबसे पहले जैसे अभी हम सलमान से भी बात करते हैं रोमान, कि उन्होंने भी यही कहा कि इस टाइम को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया और सोचा कि हम लोगों की इस वक्त खिदमत और मदद कैसे कर सकते हैं। कल आपका ट्विटर द हैंडल देखा और जो है ना आपने भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ट्विटर पर बिडिंग आपने स्टार्ट की, जिसमें जर्सीज, कैप्स और जो बैट्स हैं आप उनको ऑक्शन के लिए दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको खरीदें और आप उसको डोनेट करके वो पैसे यूटिलाइज करने। आइडिया कैसे आया, क्या सोच रहे थे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आइडिया बड़ा सिंपल तरीके से आया क्योंकि हमने स्टार्ट लिया था, मैंने और अपनी और मेरे वालिद साहब ने, कि जो हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो नीडी हैं या जो थोड़े कमज़ोर हैं, इस कोरोना के आउटब्रेक के बाद हमें फील हुआ कि उनको ज़रूरत होगी क्योंकि वो डेली बेसिस वाले थे। तो हमने 30 बैग्स क्वांटिटी ऑफ बैग्स ऑफ राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनको। लेकिन जब मैं वो बांटने गया, उनको देने गया, तो उनके ही आसपास सराउंडिंग में जब मैंने हालात देखे तो बहुत बुरे थे। कुछ खातून रोती हुई आई, कुछ बच्चे रोते हुए आए, कुछ मर्द हजरात जो रिक्शा चलाते थे या कोई कारपेंटर था, कोई कुछ था। तो उन सब ने बड़ा अपना ये इजहार किया कि हमारे पास काम नहीं है, खाने को नहीं है, घर में बच्चे हैं, दूध नहीं है। तो फिर वो चीज़ मुझसे नहीं देखी गई। फिर मैं घर आया, मैंने अब्बू से डिस्कस किया, अब्बू को मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं। अब्बू ने कहा चलो कोशिश करते हैं और जितना हो सकता है करते हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों को अप्रोच किया तो माशाल्लाह काफ़ी दोस्तों ने साथ दिया इस चीज़ में। और उनको सिर्फ ये खतरा था कि यार कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम पब्लिकली या हम बाहर निकलेंगे तो कहीं हम अफेक्टेड ना हो जाए। मैंने कहा यार देखो ये काम ऐसा है खिदमत खल्क का कि इसमें अगर हमने अच्छी नीयत रखी ना तो इसमें अल्लाह पाक हमारा ज़रूर साथ देंगे। और हमारे जो प्रीकॉशन सेफ्टीज़ हैं वो हमने प्रॉपर रखने हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। सही। तो आप यकीन करें कि हम 30 बैग लेके निकले थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7600 फैमिलीज का राशन अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट। हम 5-6 लड़के मिल गए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं जरा ऑक्शन के हवाले से भी पूछूंगी कि अब उसमें क्या अपडेट्स हैं और उसको कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं। लेकिन पहले जो कोरोना के हवाले से, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन हमारी होती है रोमान, तो डॉक्टर से भी बात करते हैं। डॉक्टर इरम, ये जो अगले 15 दिन अहम करार दिए जा रहे हैं, इंतहाई अहम है, क्रूशल है, और दूसरी तरफ लॉकडाउन में रिलीफ मिला है जिसको लोगों ने ये समझा है कि बड़ा सब कुछ ईजी हो गया है, जबकि मुझे ऐसा ये लग रहा है ऑफिस आते में भी और यहाँ से वापस जाते में भी कि अब तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है, आपको डबल ट्रिपल केयर करने की जरूरत है। डॉक्टर इरम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रमशा। देखिए बात ये है कि ये अगले 15 दिन जो है, असल में अब दुनिया पूरी जो है वो इस चीज़ को टाइम को डिवाइड कर रही है कि अब 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, बिकॉज किसी को नहीं पता ये 1 माह चलेगा, 2 माह, 3 माह। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम तशवीश नहीं फैला रहे हैं, हम परेशानी नहीं। मेरा मैसेज जो है वो ये है कि देखिए कोई चीज़ जो अक्लमंदी तो ये होती है कि आपको अगर कोई मसला है तो उसको बजाय घबराने के, परेशान होने के, आप उसको सही तरीके से उसको डील करें। तो एक तो ये आपका पहला सवाल ये था कि हम लोग ये क्यों क्रिटिकल हैं। तो ये इसलिए है कि अगर आप सोचे, पहला जो पाकिस्तान में केस आया वो 26 फरवरी को आया, उसके बाद 26 मार्च तक आपके पास 250 मरीज थे जो तशखीस हुई कोरोना के साथ। और आज आप देखें, आज 18 अप्रैल, आज हमारे पास 7,500 केसेस हैं जिनकी तशखीस हुई है। तो ये दुनिया में जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो लोग काम करते हैं, डील करते हैं, बाकायदा उनका हिसाब किताब होता है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसमें वो पिछले 2 दिन, अगले 2 दिन और उस दिन का वो कैलकुलेशन है, बाकायदा तखमीना लगाया जाता है और उससे वो बता सकते हैं कि ये अब एक हफ्ते बाद कितना होगा केसेस इसके बाद। तो अब जो हमारा जो पहले प्रोजेक्टेड था कि अप्रैल के आखिर तक 25 या 29 तक हमारे पास तकरीबन 50,000 केसेस हमारे पास होंगे। लेकिन अगर आप देखें जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक अगर आज 7,500 है 18 को, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये ट्रेंड इसका नीचे की तरफ जा रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन तो हुकूमत फैसला करती है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन जब तक आवाम का, लोगों का ताउन ना हो, आप कोई हुकूमत, कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकते। सो इसमें जो हमारे लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा
जाता है, वो किया, जिसकी वजह से अब ये ट्रेंड नीचे आया। लेकिन अब देखिए आप, एकदम कल बहुत ज्यादा केसेस आए, क्योंकि ये एक वजह ये भी थी इसकी कि जो लोग कुछ तबलीगी जमातों के, जब उनका 14 दिन गुजर गए, जिनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ था, वो अब पॉजिटिव आए। कुछ लोग जो जायरीन आए, तकरीबन 3,500 ईरान से आगे पहुंच गए हैं अब पिछले 10 दिन में, सो उनके अब पॉजिटिव आए केसेस। तो ये है। और दूसरा ये कि हमारे पास अब फैसिलिटी बढ़ गई है टेस्टिंग की, जितने आप ज्यादा टेस्ट करेंगे आपको ज्यादा पता चलेगा। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, बात ये है कि जो आपका दूसरा उसकी तरफ मैं आती हूँ, सवाल की तरफ, कि लोगों को इसको ये नहीं समझना चाहिए, लॉकडाउन में जो नरमी हुई है वो हमारी मईशत बहुत कमजोर है, जो हमारा दिहाड़ीदार है, गरीब आदमी है, उसके लिए ये लॉकडाउन में नरमी हुकूमत ने की है, ताकि वो कम से कम वो कुछ अपना गुजारा कर सके। अच्छा, जरा मुझे, क्योंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है, पहले ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा इस पे भी बात करेंगे। हमने नरमी किस हद तक समझना है, या हमें अपने लाइफस्टाइल को, या अगर हम काम करने निकल रहे हैं तो किस हद तक अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो ये जो सूरत हाल है, जाने से पहले जिस तरह हम बात करते थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब के, इस वक्त जो लॉकडाउन में थोड़ा रिलीफ मिला है, अब जाहिर सी बात है लोगों ने काम करने निकलना है, हमारी यहाँ जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन होती जा रही थी। तो हमें क्या क्या तरीके सीखना होंगे, अपने लाइफस्टाइल में इस चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, अगर आप दुकान पर बैठे हुए हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर पे हैं, तो आपको किस तरह की एहतियात और खुद को कैसे महफूज रखना है, और लोगों को किस हद तक जो है ना वो अपने से दूर रखना है। मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं लोगों को, अगर जो लोग बाहर निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, और आई रियली अप्रिशिएट आप लोग कॉन्स्टेंटली इस जो डिज़ीज़ के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। देखिए, मेरी अपनी जो परसेप्शन है, जो सूरत हाल है, शायद टोटल लॉकडाउन हमें उतना बेनिफिट इफेक्ट ना दे। टू सम एक्सटेंट हमें एक्सपोज करना है अपनी पॉपुलेशन को, शायद उससे हम इम्यूनिटी गेन कर सकें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि रिसेंटली जिन इलाकों में लॉकडाउन बाहर भी जब वो रिलीज़ किया गया तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स फिर बढ़ना शुरू हो गए। सो हमें प्रिवेंटिव मेजर के साथ साथ पार्शल लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाना होगा। दिस इज़ माय ओपिनियन, एनीबॉडी कैन डिफर। सो उसमें हमें प्रिवेंटिव मेजर जो हैं उसको अब कॉन्स्टेंटली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अब उसका एक एलिमेंट बना लेना चाहिए। वो क्या प्रिवेंटिव मेजर हैं? मास्क आई थिंक उसको कंपल्शन कर देनी चाहिए फॉर एवरीबॉडी। जब वो बाहर जा रहा है स्पेसिफिकली तो वो मास्क ज़रूर पहने। अगर मास्क के बगैर वो जा रहा है तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको इस सूरत हाल में करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे सराउंडिंग में ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं, और उस पेशेंट, उस बंदे को, उस शख्स को एसओपी में ही कह दिया गया है कि विदाउट मास्क आप नहीं ट्रैवल कर सकते। यस, यू शुड नॉट नाउ। और दूसरा ये कि आपने अननेसेसरी किसी चीज़ को भी टच नहीं करना। अगर आप कर लेते हैं तो ए हैबिट बनाएं कि अपने हाथ को ज़रूर साफ़ करें। अपने हाथ को साफ़ करने के लिए सिर्फ सैनिटाइज़र ढूंढना शुरू कर दें। अगर आप 20 सेकंड के लिए किसी भी सोप से साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। आपने सब्ज़ी वाले ठेले वाले की बात की, तो उसको मेरे मुताबिक लाजमन ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है और वो जो सब्ज़ियाँ हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाना चाहिए अपनी शॉप्स की सराउंडिंग में, कि वो जो भी शख्स या जो लोग उससे सब्ज़ी लेने आ रहे हैं, फल लेने आ रहे हैं, वो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस कहा जाता है, एवरेज कर लें, अगर 4 फीट तक भी खड़ा करें। और ये मुश्किल नहीं है, यू हैव टू ट्यून द पीपल। अब लोगों का एटीट्यूड आपने तब्दील कराना है, तो अननेसेसरी चीज़ों को हाथ ना लगाएं, हाथ को बार बार वॉश करें, मास्क पहने। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो कोशिश करें कि आप बाहर हजूम में ना जाएं। ये वो प्रिवेंटिव मेजर है जिसको अब हमने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। इर्रिस्पेक्टिव आज 400 केस हुए, इर्रिस्पेक्टिव आज 100 केस हुए। सही। तो जिस तरह से बात कर रहे थे डॉक्टर इरफान भी कि एक तो हमने इस चीज़ को समझना है, आपने भी कहा कि रुमान कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो बड़ा डर भी है लोगों में कि निकलना नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोग भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि अभी तक जो आपने ऑक्शन किया उसका ओवरऑल रिस्पांस कैसा है, उससे कितने पैसे आपने कलेक्ट किया, और अगर अभी भी जो लोग खरीदना चाहते हैं आपकी जर्सीज, कैप्स, बैट्स, आप उनको साइन करके दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, कितने पैसे आपने से जी हमने ये ऑक्शन लगाया था परसों और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है।
कैप टी शर्ट सबके अलग अलग पैसे लग रहे हैं और ऑलमोस्ट कोई 2 लाख के करीब लग चुका है माशाल्लाह से। और अभी स्टिल कल रात तक मैं लोगों से कांटेक्ट में था, मेरी टीम कांटेक्ट में, तो कोई 1 लाख रहा है, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई, और जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि इसकी कीमत इतनी लग चुकी है तो वो और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए। आई नो कि मेरी कुछ मेमोरेबल चीज़ थी, लेकिन जो लोगों पे इस वक्त परेशानी है उसके लिए वो भी कुर्बान है, और मुझसे और भी चीज़ अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी दूंगा। लेकिन ये जो डॉक्टर्स एक बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कल हमारी एक बहुत छोटी एक्टिविटी थी जिसमें हम सैनिटाइजर्स अपने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हम दे रहे थे और उनको हाथ धुलवा रहे थे। इसी दौरान हमने कुछ ठेले वालों को, जो फल भी लगाते हैं, जो सब्जी भी लगाते हैं, उनको जब हमने दिया तो कुछ कुछ को अवेयरनेस नहीं थी कि ये है क्या। तो वो कह रहे थे कि हमें इस पर मुंह पे लगाना है या हमें क्या करना है इसका। तो अगर हम जैसे लोग जो नॉर्मल ऑफिस से वापसी जा रहे हैं या सुबह ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास अगर सैनिटाइज़र है तो वो जाते जाते अगर किसी को ये हेल्प भी कर देंगे और अवेयर करते हुए चले जाएंगे ना, तो हो सकता है इसमें और बेहतरी आ जाए। क्योंकि लोगों को जो मसला आ रहा है थोड़ा सा वो अवेयरनेस ना होने की वजह से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग डरे हुए नहीं है या बहुत हीरो बन के जा रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट आपको अच्छा होता है, आपकी नीयत अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जो चीज़ है उस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करते हुए अपने प्रिकॉशन सेफ्टी लाजमी रखने चाहिए। और भी क्रिकेटर्स आपका साथ दे रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोग वैसे भी कर रहे हैं आपके साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने स्टार्ट लिया था उसके बाद जब मुझे थोड़ी डोनेशन की ज़रूरत पड़ी, सही है, जब हम ऑलमोस्ट 500 बैग्स पे पहुंचे तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा नीड हुआ कि यार मुझे सारे अपने क्रिकेट के सर्कल में और अपने जो अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, उन सबसे मैं रब्ता करूँ। तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सब अपने अपने जानिब से कर भी रहे थे और उसके बाद प्लस मुझे भी किया। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई और जिसकी वजह से माशाल्लाह आज हम 7,500 बैग्स पे पहुँचे और अब हमारी रमज़ान की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आज मेरा सारा माल जो है वो जो भी हमारे चीज़ें हैं, आटा, चावल, चीनी, बेसन, रमज़ान के हवाले से वो हमने सारा उतरवा लिया है और हमने जगह भी रेंट पे ले ली है। और जो जगह रेंट पे ली है वो डोनेशन से पैसे नहीं दी जाएंगे, वो मैं खुद पे करूँगा। वो अब ये देखें कि अल्लाह खैर करे कि इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ अपने पास रखूँगा वो जगह, ताकि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़ाए और सब लोगों को सेहतियाब रखे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप भी जो कुछ कर सकते हैं करें, ज़रूरी नहीं है कि काम बड़ा हो या छोटा हो। जैसे कि बड़ी खूबसूरत बात की रोमान ने कि मैंने सिर्फ एक सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना बता दिया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो आप कर सकते हैं करें। डॉक्टर इरम, ये जो बात हो रही है कि जीने का तरीका हमें सीखना होगा इस वायरस के साथ, जब तक ख़त्म नहीं होता, ये पेंडेमिक दूर नहीं होता, तो हमें किन किन चीज़ों को अभी करना है। और अगर बाहर भी निकलें तो बार बार मैं यही बात इसलिए कहती हूँ कि हमें अपने लाइफस्टाइल में इसको रखना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स को, क्योंकि जैसे भी इरफान साहब ने भी कहा कि पार्शियल लॉकडाउन इज़ फाइन, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली रमशा। देखिए मेरी एडवाइस ये होगी कि देखिए कहना बहुत आसान है, घर के अंदर रहना वाकई बहुत तकलीफ दे एक अमर हो जाता है, बहुत बोरियत होती है, लोगों में परेशानी, स्ट्रेस, खौफ, ये सब चीज़ें आ रही हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अपना स्केड्यूल बनाएं, डेली जो होता है ना, एक शेड्यूल जिसको कहते हैं, वो आप बनाइए। आप उसी टाइम पे उठिए जिस टाइम पे आप दफ्तर जाते थे, काम पे जाते थे, बच्चों को उठाइए स्कूल के लिए तैयार कीजिए, सब लोग तैयार हो, खुद भी। और बल्कि मैं तो एडवाइस करती हूँ खवातीन को, फॉर एग्जांपल अगर किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला आपने अपनी फैमिली को देखना है, तैयार करना है, खाना उनके लिए तैयारी। दूसरा आप अपने लिए रखिए जिसमें आप उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप कई लोग योगा कहते हैं वो कीजिए, या अपने आप दोस्त अहबाब के साथ बातें कीजिए। तीसरा ये है कि जो एक बहुत अभी यूके में भी रिकमेंडेशन आ रही हैं और यूएसए में भी कि आपने वॉक ज़रूर करनी है, और आप कह रहे हैं कि आप आधे घंटे से 1 घंटे तक आप बाहर निकलिए, लेकिन ये छत पे हो अपने घर के, या अपने सहन अगर आपकी जगह है घर के आगे गेट के अंदर, या आप बाहर अगर निकले तो ऐसे टाइम पे जब रश नहीं होता सड़क पे, और कम से कम अगर कोई ऐसी जगह है जहां आप वॉक कर सकें 6 फुट का फासला रख के दूसरे बंदों के साथ मास्क पहनकर, तो इससे बहुत पॉजिटिव एक इफेक्ट होता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आपके मूड पे भी अच्छा इफेक्ट होता है, आपकी सेहत भी अच्छी होती है और रिलैक्स। दूसरी बात ये, और
ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर, गुर्दे के, उनके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, बाहर नहीं तो घर के अंदर कर लीजिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगी रमशा कि हमें अब ये सोचना है कि हम अपने आप से लड़ना छोड़ दें। हम ये याद रखें कि अब हमने इस लॉकडाउन में कुछ अरसा रहना है, हमें नहीं पता कितना अरसा रहना है। तो जैसे आपने कहा कि हमें ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हमने इसको अपने एक ज़िंदगी का एक तरीका समझकर इसको गुजारना है। और इसके मस्बत पहलू भी कुछ हैं। आप देखिए, लोगों में एहसास पैदा हो रहा है गुर्बत का, लोगों की तकलीफ का और कैद का। आप फ़लस्तीन का सोचें, आप कश्मीर का सोचें, आप शेब अबी तालिब का सोचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 साल तक लॉकडाउन में रखा था मक्का वालों ने उनको। और मकसद ये कि हमने इन सब चीज़ों को देखना है और सोचना है और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग जो मेरे जानने वाली भी मुझे फ़ोन करते हैं, मरीज़ है, वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जिसको आप परेशानी भी कह सकते हैं, डर भी, खौफ, चिड़चिड़ापन तबीयत में, डिप्रेशन, ये सारी चीज़। तो ये एक नॉर्मल है, मैं ये कहना चाहूँगी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आपका एक नॉर्मल रूटीन, आपसे कंट्रोल छीन लिया गया है, आपसे इख्तियार छीन लिया गया है। तो उसका एक ये रिएक्शन है। आप पहले अपनी मर्जी से बाहर निकलते थे, जाते थे, गाड़ी पे जाएं, बाजार जाएं, होटल में जाएं, शादियां हो, कारोबार हो, हर चीज फ्री थी। अब आप पे कदगन लग गई है, आप बिल्कुल अब बंद हो चुके हैं। तो इसको आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, देखिए ना, ये थोड़ा सा वक्त है, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, ये निकल जाएगा तो फिर आप अपने रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। फिर आप जो चाहे, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ्रीडम है, आप अपने मुल्क में आजाद फिजाओं में सांस लेते हैं, जो चाहे कीजिए। तो डॉक्टर इरफान, एक और चीज, ये जो एंजाइटी वाला फैक्टर है, डीप ब्रीदिंग इसमें कितना हेल्प आउट करती है? देखिए, इस पे हमने अपने एक हॉस्पिटल लेवल पे भी एक सर्वे किया है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक, और उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट देखा गया वो एंजाइटी का ही है। ये जो योगा, डीप ब्रीदिंग को अगर मैं योगा स्पेसिफिकली कह दूं तो ये बिल्कुल ठीक है। ये आपको ओवरऑल एक को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है और आपको बूस्ट करता है आपको। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को ये करना चाहिए। आपको गुड फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो स्लीप का है, कि अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। जो नींद है जो अडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड है वो 6 से 8 घंटे की कांस्टेंट नींद है। इस प्रॉपर नींद की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो इसमें यह भी देखा गया है कि लोगों की नींद भी रिलेटिवली कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी। तो लोगों को अपने आप को रिलैक्स करना है। कुछ करम अल्लाह का हमारे कौम पे स्पेसिफिकली है। पहले भी मैं बात ये कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है। ये अनयूजुअल है हमारे जैसे कंट्री में। अभी आपने सलमान साहब की बात सुनी कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसको हम समझते हैं कि वो हेल्थ सेक्टर पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है $1 ट्रिलियन तक, वो भी फ्लॉप हो गया। तो हमारे मुल्क में अभी तक हम ऑन होल्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेंटिलेटर अभी भी प्रिजर्व हैं और अल्लाह का करम है कि हमारे पेशेंट उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह बाहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला हमारे साथ है तो अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर कर लेंगे और इस वक्त को जैसे सलमान साहब ने कहा कि हम बेखा में अपने जो भी हमारा रिलीजन है उसके मुताबिक गुजारें तो ठीक है, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। हम वैसे आम दिनों में भी छुट्टियों का इंतजार करते थे, तो समझ लें हमारी छुट्टियां हैं एंड एंजॉय दिस हॉलीडेज। सही बात है, बिल्कुल। और इसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात हुई तो आप लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाता है, जिम्स वगैरह बंद हैं और पीसी भी खासा जो है ना वो सख्ती की हुई है कि फिटनेस जो है ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़े। तो आपका हो गया ऑनलाइन टेस्ट? पीसी नहीं, सो फार अभी मेरा नहीं हुआ क्योंकि आई थिंक मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ। लेकिन ये है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त या जो भी सिचुएशन है, हमें अपने घर में जो टाइम मिल रहा है उसमें हमें सारी ट्रेनिंग या हमें जो घर में रहते हुए ट्रेनिंग की जा सकती है वो करनी चाहिए। कर रहे हैं आजकल क्या एक्टिविटी है फिजिकल? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, चाहे जब मैं मुझे कोई एक्टिविटी के लिए जाना हो, चाहे मैं कुछ भी हो, मैं अपने आप को फ्रेश होके सुबह 1 घंटा ज़रूर देता हूँ जिसमें मैं अपनी सारी कोर की एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, पुशअप्स, अपनी ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैंने अपने घर में साइकिल रखी हुई है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मैं 1 घंटे के लिए घर पे आऊँ, तो मैं 15-20 मिनट साइकिल अपनी चलाकर अपनी बॉडी की जो एक्टिवेशंस है स्पोर्ट्स के हवाले से वो मेरी सारी कंटिन्यू है और साथ साथ ये एक्टिविटी भी है। क्योंकि अच्छा है, जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, सलमान भी ने डिस्कस किया, जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अपने माइंड को आपने इन्वॉल्व रखना है इन सब चीज़ों में, ताकि आपको ये फील ना हो कि आप घर में बैठ के स्ट्रेस में चले जाएं। मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हुआ है कि मुझे फील भी नहीं हो रहा कि कोरोना की सिचुएशन है। और प्लस ये कि एक तो खिदमत का जज्बा अल्लाह ताला ने ऐसा डाला हुआ इस वक्त के मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कितनी देर सो रहा हूँ, कितनी देर नहीं सो रहा। तो ये सारा गेम अलग है और सही बात है, हमें बिलीव रखना चाहिए अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। सलमान भाई की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैंने उनकी सुनी कि आप समझें कि आप एहतिकाफ में बैठ गए,
क्या बात है, तो सही बात है। इबादत भी करेंगे आप, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे आप, और हर वक्त आप पाक साफ रहकर अल्लाह के आगे झुके हुए और इबादत कर रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और वो आइसोलेशन भी हो गई और वो आइसोलेशन भी हो गई आपकी कि आप सबसे सेपरेट हो गए। तो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही, मैं उस चीज़ को मैंने सीरियसली लिया है, क्योंकि ये बात मेरे वालिद साहब ने भी कही थी, तो उस वक्त मैंने उतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब जैसे मैंने सुना कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अपने आप को इस तरह सेपरेट कर ले ताकि वो अल्लाह के करीब भी हो जाए और उसके मामला भी साथ। और देखो ना, ये इफेक्टिव, वो खुद एक तो इससे इफेक्ट हुए और उन्होंने इतनी अच्छी इफेक्टिव गुफ्तगू की, और उनको बुलाने का मकसद ही यही था कि जो भी लोग, क्योंकि कहा गया कि आइसोलेशन में चले जाएं जिन लोगों में सिम्टम्स हैं या टेस्ट भी हैं, तो डॉक्टर इरफान, जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और उनको घर भेजा जा रहा है, जिनके ऊपर शुबा है, उनको भी जब तक उनके टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आते किस तरह एहतियात करनी है? आइसोलेशन में ये रहें या फिर नॉर्मल घर वालों के साथ जैसे रहते हैं वैसे रहें? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइसोलेशन हमारे जैसे कंट्री में क्या सबको हम रिकमेंड कर दें? नहीं, मेरा तो आंसर इसमें होगा कि आपको बड़े प्री रेक्विजिट उसके देखने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आइसोलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट ये है कि उस शख्स का अपना कमरा हो और साथ अटैच बाथ हो। अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे कितने घर ऐसे हैं जो ये प्री रेक्विजिट कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको मास्क को पहनना है, उसके कपड़ों का डिस्पोज ऑफ, उसको कैसे पैक करना है, कैसे वॉश करना है। अगर उसने खुद वॉश करना है तो ये आइडियल है, अगर किसी और ने वॉश करना है तो उसको ग्लव्स पहन के उसको प्रॉपर तरीके से उसको वॉश किया जाए। उसको एक बैग में डाला जाएगा, बैग को प्रॉपर सील किया जाएगा। वो जिस चीज़ों में खाना खा रहा है आइडियली वो डिस्पोजेबल प्लेट्स होनी चाहिए। सो ये प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज़रूरी है। उसका जो कमरा है वो वेंटिलेटेड हो, हवादार हो, क्योंकि अगला जो प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाएगा वो एसी का रूटीन यूज़ है। एसी जो है वो रिलेटिवली समझा जा रहा है कि शायद इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर आप वेंटिलेटेड रूम रखेंगे तो वो इसकी ग्रोथ, जो वायरस है उसकी ग्रोथ को कम करेगा। दूसरा ये कि आप उस शख्स को घर में भी रखते हैं, अगर उसने मास्क पहना हुआ है और उसका घर वाले ने भी मास्क पहना है और उन दोनों का डिस्टेंस 6 फुट से ज़्यादा है तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो ये एहतियात अगर आप करते हैं तो फिर तो आप घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे हमारे कुछ डॉक्टर्स को अगर हुआ है तो उनको हमने होम क्वारंटाइन ही किया है, फिर उनको कंटेक्ट को ट्रेस किया जाता है। उन कंटेक्ट्स के सबके टेस्ट होने चाहिए और वो टेस्ट एक दफ़ा नहीं, उसको रिपीट किया जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात टेस्ट थोड़ा लेट पॉजिटिव आते हैं। और इनको क्वारंटाइन से जब हम फ्री करते हैं उससे पहले भी टेस्ट मैंडेटरी है और वो टेस्ट करवाने के बाद इनको क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन जहाँ पे सिनेरियो एंड नहीं होता, क्योंकि उसके बाद कब तक ये इन्फेक्टिव हैं ये भी कोई डिबेट अभी चल रही है, कब तक हम इनको टोटल फ्री कर देते हैं ये भी अभी डिबेटेबल टॉपिक है। तो लेकिन 14 दिन फिर भी रिलेटिवली सेफ टाइम है कि जब तक हम इनको दूसरे लोगों से आइसोलेट करने का कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर इरम, जैसे कि बात हुई थी कि जो कोरोना सर्वाइवर्स होते हैं उनसे एंटीबॉडीज़ लेके इंजेक्ट की जा सकती हैं थ्रू अ प्रोसेस, तो जाके जो दूसरे लोग हैं उनको सेव किया जा सके। तो इस प्रैक्टिस पर अभी अमल हो रहा है? क्योंकि जिस तरह हमारे केसेस में हम देख रहे हैं कि रिकवरीज की तादाद में माशाल्लाह इजाफा हो रहा है, तो हम उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। नहीं जी, अभी शुरू नहीं हुआ, इस पे रिसर्च हो रही है, लोग इकट्ठे भी करना शुरू कर दिया है लोगों ने प्लाज्मा, पूरी दुनिया में ये किया जा रहा है। लेकिन एज सच शायद अमेरिका में कहीं एडमिनिस्टर भी उन्होंने किया हो जिसके इनिशियल प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे उस तरह, बिकॉज आपको बहुत सारे लोग चाहिए जो कि रिकवर हो गए हैं और नेगेटिव हैं और उनका प्लाज्मा लिया जाए, लोग आए उसको वो कलेक्ट करें और फिर इसको कमर्शियल लेवल पे ये फिर बनाया जाएगा, तो फिर ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। रमशा, में एक बात आपके इजाजत से करना चाहूंगी कि देखें, एक तो हम बात कर रहे हैं कि 40, ये याद रखें कि हम लोग 40% लोग शहरों में बसते हैं, हमारे 60% लोग गाँव में हैं, देहातों में हैं, जिन लोगों के हर एक, यहाँ तो हर इंसान के हाथ में एक टेलीफोन है, मोबाइल है, कॉन्टैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट मैसेजेस भेजती हैं, टीवी देखते हैं। उन इलाकों में तो ना टीवी है उनके पास, ना टेलीफोन्स हैं, गुर्बत की इंतहा है। तो उस तक मेरी ये सजेशन है कि जो अवेयरनेस, जैसे भाई ने बात की कि ठेले वाले को पता नहीं था मास्क कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, सैनिटाइजर और बेसिक उनको हेल्थ की जो इस एक हम लोग एज अ मुस्लिम, ज्यादातर जो हम लोग मुसलमान हैं यहाँ, हाथ धोना एक हमारी शर्त है अव्वलीन, किसी भी नमाज से पहले या किसी खाना पीने से पहले। लेकिन अब ये है कि मैं ये सजेस्ट करूंगी गवर्नमेंट को, एनजीओज को, कि हमें इन इलाकों में इन लोगों तक भी पहुंचना है, क्योंकि अब केसेस आप सुन रहे हैं कि अंदरून सिंध से, अंदरून पंजाब से और इलाकों से भी केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन लोगों को अभी अवेयरनेस
नहीं है तो आप मसाजिद को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ, कि वहाँ से आप ऐलान करवाएं, लोगों को बताएं, बिकॉज मस्जिद तो हर उसमें है, तो हमें थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ देने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं नरमी, लॉकडाउन में जो नरमी हुई है उसके रेफरेंस से ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ नरमी दी गई है, जो साहब इक़्तिदार है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ ये भी कंपलसरी करें कि एक रिक्शा में एक ही आदमी बैठेगा और एक टैक्सी में एक या दो आदमी और औरत है तो वो भी एक या दो बैठेंगे। अगर उन्होंने फ्री किया और उसमें बैठ जाएंगे घुस के तो वो फिर एक और मुश्किल हो सकती है। और अगर टाइम होगा तो मैं रमज़ान के रेफरेंस से भी बात करना चाहूँगी कि रमज़ान जी उसमें ये है कि WHO ने अभी 15 अप्रैल को रिकमेंडेशन जी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि देखिए कि अभी तक कोई स्टडी नहीं है कि रमज़ान को कोरोना कैसे अफेक्ट करेगा। कुछ लोगों ने कहा जी आप रोज़े ही ना रखिए, कुछ कंट्रीज़ में ऐसे, बल्कि प्रेसिडेंट ने कहा एक मुल्क में, मैं नाम नहीं लेती, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं। देखिए अब तक उन्होंने रेकमेंड किया है कि आपने ये देखना है कि आप पानी, अपना फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन जो है वो ना होने दें, आप रोज़ा ज़रूर रखिए, लेकिन मेन चीज़ है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जब तरावी हैं या दूसरे इज्तिमात हैं या सहरी है या इफ्तारी है, जो गवर्नमेंट, कुछ हुकूमत ने भी कहा कि सड़कों पे आप लोग करें, लेकिन उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी एज अ डॉक्टर कि आपके जो लोग जो कि 55-60 साल से ऊपर एज के हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर के मरीज, गुर्दे के, दमे के, ऐसे जो मरीज हैं, बराए मेहरबानी, ये अगर कहा भी है गवर्नमेंट ने, इजाजत भी दी है, तो प्लीज बाहर मत निकलें, आप घर में ही नमाज पढ़ें, घर में ही तरावी पढ़ें, ताकि बिल्कुल एहतियात करने की तो बहरहाल जरूरत है। इसी वजह से मसाजिद में भी कहा गया था कि इज्तिमात को कम किया जाएगा ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा कोरोना ना फैले। इस चीज को भी एक तो समझना रुमान, और फिर दूसरी तरफ ये कि आपने बताया कि रमजान की भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उस पर भी काम हो रहा है, तो वो सेकंड फेज होगा यकीनन आपके काम का, उसमें क्या अपडेट्स हैं अभी, किस तरह से उनको स्टार्ट करना है? जी बिल्कुल, हमने इसको स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि अब हमारे पास टारगेट ये कि हमने 7,500 तो ऑलरेडी कर दिया है। सही है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको डबल करें इन रमज़ान, जितने हमने लोग अभी नॉर्मल डेज में किए इसी तरह हम इनको रमज़ान में पैकेजेस पहुँचाएँ। लेकिन अब उसमें हमें कुछ वेरिएशन करनी पड़ रही है क्योंकि देखिए रमज़ान की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं और रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं रमज़ान में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल दिनों में। तो हमने बेसन बढ़ाया है, हमने आटा बढ़ाया है, हमने उसमें आलू प्याज का भी डाला है साहब, क्योंकि हमने ना सब्ज़ी भी उतारी थी क्योंकि उस वक्त जब हमारे पास बजट का इशू था तो हम नॉर्मल राशन तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया था, हमने 12 से 13 वेरिएशन की जो सब्ज़ी का पूरा पैकेज होता है, तो कोई 12 से 14 किलो की सब्ज़ी बनी थी और उसके साथ हमने 10 किलो आटा रख के लोगों तक पहुँचाया। तो वो ऐसा एक बैग था जो तकरीबन 15 से 16 दिन आराम से चल सकता था। उसमें सारी सब्ज़ी थी, टमाटर भी थे, आलू भी थे, और मतलब जो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं, अदरक, लहसुन वगैरह सब चीज़ें। तो आई थिंक कि अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो रमज़ान की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। जो हम खाते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो जिसको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सराउंडिंग में देखें और जो चीज़ हम खा रहे हैं वही चीज़ हम अपने गरीब आवाम को भी खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तक मेरी प्लानिंग थी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी जा रही है और आगे भी अल्लाह पाक इसको पूरा कराएगा, क्योंकि नीयत साफ़ होती है तो इंशाल्लाह मंजिल भी आसान होती है। तो जो लोग अगर आपके साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो कैसे रब्ता करें फिर? मेरी सारी सोशल मीडिया पे जो मेरे सारे अकाउंट्स हैं और सारी डिटेल्स हैं वो सारी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे शेयर हुई हुई हैं। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, और जो मेरे अकाउंट्स में डिटेल दी गई है नंबर्स की, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ऑक्शन के हवाले से भी और इस डोनेशन के हवाले से भी। और एक चीज़ और कि डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप, मैं समझता हूँ कि आप 10 रुपये भी देते हैं ना, तो उस 10 रुपये में एक नमक की थैली आ जाती है जो कि एक घर में आराम से 15 दिन 10 दिन चल जाती है। तो आप इससे अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि कंट्रीब्यूशन 10 रुपए की भी कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सही बात है। और एक और चीज़ ये कि जैसे कि आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस वक्त, और हमें ये सोचना है कि हम दूसरों को किस तरह नवाज सकते हैं। तो मेरा ये भी एक, मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी सेकंड करें कि अगर अभी हम इस रमज़ान 2 रोटियां खाते ना तो 1 रोटी खा लें, लेकिन उस 1 रोटी को दूसरों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे कि अभी आप लोग भी कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब ये कोरोना वायरस की वजह से हमने राशन बांटना शुरू किया तो मेरी वालदा ने स्ट्रिक्टली हम लोगों को वार्न किया कि देखो जो अय्याशियों से तुम लोग खाना खाते थे या हमारे घर में जिस तरह पकता था, तो हम एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी मामला बेहतर रहेंगे। और देखो तुम इस तरह करोगे तो तुम लोगों को बोल सकते हो। तो यही किया हमने कि हमने जो हमारे घर में कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, ये सब चीज़ें पकती थी वो थोड़ा सा कट डाउन करके हमने दाल और सब्जियां खाना शुरू कर दी है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बिल्कुल हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना है। फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी मिलता है।
और थोड़ा जो है ना वो अपनी बॉडी के हिसाब से खाएं, फारिग होते हुए ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ जो है ना डंप करना है अपनी बॉडी के अंदर, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान मलिक मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरम आपने वक्त दिया, रोमान आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट्स में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।